हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। बहुत गैप के बाद हाजिर हैं। आज का वीडियो रिकॉर्ड करते समय मुझे अपने गुरु की याद आती है। हर वीडियो जो मैं बनाता था वो मेरे सुपरवाइजर, मेरे बॉस, जिन्होंने उंगली पकड़कर मुझको लॉ में चलना सिखाया, प्रोफेसर मोहम्मद जकरिया सिद्दीकी, उसी दिन इस दुनिया से चले गए जिस दिन मेरे अपने फादर इस दुनिया से गए। ऑब्जेक्टिविटी, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, मुझे प्रोफेसर जकरिया ने सिखाया। कोई चीज अच्छी है या बुरी है, पॉलिटिकल है या नॉन पॉलिटिकल है, इससे कोई सरोकार नहीं। अगर हक बात है तो कह दी जाए। मुझे लगता था कि 500 वीडियो बनाने के बाद मेरे व्यूअर्स को और दोस्तों को और मेरे जान पहचान वालों को अच्छा खासा लॉ आ गया है, और अब शायद मुझको दोबारा से एक लीगल अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत नहीं। लेकिन पिछले एक हफ्ते में जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को लेकर और मेरे उस सजेशन को लेकर कि लॉ मिनिस्टर को भी कोलिजियम का हिस्सा बनाया जाए, जिस तरह की बातें हुई, उससे मुझे लगता है कि अभी लीगल अवेयरनेस की जरूरत है। मुझे प्रोफेसर वीएस रेखी ने संविधान पढ़ाया और बहुत खूब पढ़ाया। संविधान को मैं सामने रखकर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ाता हूं। लोगों की राय और ओपिनियन की अहमियत हो सकती है, जबान खल्क को नक्कारे खुदा समझो, लेकिन अगर सारी दुनिया भी एक तरफ हो जाए तब भी जो हक बात है वो कहो। आइए आज समझेंगे कि संविधान देश में जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में क्या कहता है। ये कोलिजियम कहां से आया, इसकी संवैधानिकता क्या है, किस तरह से इसने काम किया, विश्व के और देशों में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के जजेस की नियुक्तियां कैसे होती। मैं समझता हूं कि इस वर्ष जो एक कंट्रोवर्सी हुई है उसके नतीजे में सिविल सर्विसेज में, जुडिशियल सर्विसेज में और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में वो लोग जो लॉ के असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के इंटरव्यू देंगे, उनसे जुडिशियल अपॉइंटमेंट पर सवाल पूछे जा सकते। आइए सबसे पहले तो ये समझें कि ये जो हम सोचते हैं कि कानून की आंखें बंद हैं, जस्टिस ब्लाइंड है। आपने देखी होगी वो तस्वीर जिसमें आंखों पे जो गॉडेस ऑफ जस्टिस है उसके पट्टी बंधी हुई है। ये पार्ट ऑफ अ मिथ सिस्टम है। A judge is a lawyer who is a politician who has a friend. जस्टिस एल विक्टोरिया गौड़ी के नाम को लेकर कंट्रोवर्सी हुई, आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई, इधर हियरिंग हो रही है उधर ओथ हो रही है। बहस हुई कि सुटेबिलिटी और एलिजिबिलिटी में डिस्टिंक्शन है। मैं समझता हूं सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट एक पॉलिटिकल कोर्ट भी है।
इसलिए नहीं कि जजेस पॉलिटिशियन है, बल्कि इसलिए क्योंकि सारे पॉलिटिकल डिस्प्यूट अल्टीमेटली कोर्ट में जाकर खत्म होते हैं। जजेस की पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल पोजीशंस कभी जजमेंट्स को इन्फ्लुएंस कर भी सकती हैं और अक्सर नहीं करती हैं। प्रेमचंद ने लिखा पंच परमेश्वर, अलगू चौधरी और जुम्मन सेठ में झगड़ा था, लेकिन झगड़ा होते हुए भी जब पंच बन गए तो इंसाफ किया। जब कोई जज बन जाता है तो कोई चीज होती है साइकोलॉजिकली जो सही फैसले की तरफ ले जाती है। लेकिन अगर कोर्ट फाइनल आर्बिटर है पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स की, तो हर सरकार ये चाहती है कि ऐसे जजेस बने जो उसकी पॉलिटिक्स को अनडू न कर दें, ऐसे डिसीजंस ना दें जिनके नतीजे में सरकार के कामकाज पर असर पड़े। मैं समझता हूं यह ख्वाहिश हर सरकार की एक जस्टिफाइड ख्वाहिश है। मुझसे कहा गया कि नेहरू को ना कहें कुछ और इंदिरा को क्यों कोट किया। भाई मैं लॉ का स्टूडेंट हूं, मेरे उस्ताद जकरिया सिद्दीकी और रेखी साहब ने मुझे सिखाया ऑब्जेक्टिविटी अपने लेक्चर में, अपनी एनालिसिस में रखो। मैं तो ये बता रहा था कि देखिए इवन नेहरू के स्टेचर जैसा आदमी संविधान सभा में बोल रहा है और कह रहा है कि हम इधर उधर गलती कर सकते हैं, उसको कोर्ट पॉइंट आउट कर सकती है, लेकिन इन द अल्टीमेट एनालिसिस जजेस को हम अपॉइंट करते हैं और अगर वो हमारे रास्ते में आएंगे तो याद रखना चाहिए कि द सॉवरेन विल ऑफ द पीपल इज रिप्रेजेंटेड बाय अस। फिर ऐसे जजेस अपॉइंट होंगे जो सरकार के रास्ते में ना आए। नेहरू के इस स्टेटमेंट को भारत की संविधान सभा के इतिहास से कैसे मिटा दूं? इसलिए क्योंकि दूसरे नेहरू को बुरा कहते हैं। मैं बुरा नहीं कह रहा, मैं तो भारत की संवैधानिक इतिहास की तरफ आपको लेके जा रहा हूं। और फिर इंदिरा जी ने 2 बार कम से कम मुख्य न्यायाधीश बनाने में सीनियर मोस्ट जज को इग्नोर किया। केशवानंद भारती का फैसला आ रहा है, चीफ जस्टिस का अनाउंसमेंट नहीं हो रहा, जिस दिन जजमेंट आ रहा है उसी दिन अनाउंसमेंट हो रहा है। और वो जजेस जिन्होंने सरकार के खिलाफ डिसाइड किया, 3 जजेस, जस्टिस हेगड़े और जस्टिस शेहलेट और जस्टिस ग्रोवर, सीनियर थे, उनको ओवरलुक कर कर जूनियर जज को नंबर 4 वाले जस्टिस A.N. रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया। उनके मुख्य न्यायाधीश बनाने पर जब बवाल हुआ, तब संसद में कुमारा मंगलम जी ने सरकार की तरफ से कहा कि जब हम चीफ जस्टिस को, जजेस को बनाएं, उनकी पॉलिटिक्स, उनका आउटलुक ऑन लाइफ, उनकी सरकार से रिलेशनशिप, इसको मद्देनजर क्यों न रखे। संसद के रिकॉर्ड से कुमारा मंगलम की स्पीच कैसे हटा दूं। मेरे अलीगढ़ के दोस्त, सीनियर और करम फरमा मुझसे चाहते हैं कि इतिहास पलट दूं, तो इतिहास पलटना मेरे हाथ में नहीं। मैं तो वैसे भी इतिहास को डिस्टॉर्ट करने के विरुद्ध हूं। हिस्ट्री रीराइटिंग में तो मेरा यकीन नहीं। वो मुझे एक दूसरे इतिहास के ग्रेट टीचर ने सिखाया, ये इतिहास जो है सो है। अगर कैबिनेट मिनिस्टर ये कहे कि वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन हिज
बेसिक आउटलुक, हिज एटीट्यूड टू लाइफ, हिज पॉलिटिक्स जज को अपॉइंट करने में। तो मैं ये दिखा रहा हूं कि देखिए डिकेड टू डिकेड सरकारों ने जजेस के अपॉइंटमेंट में इन मैटर्स को देखा है, कभी बोला है, कभी नहीं बोला। और मैंने ये भी बात समझाना चाहूंगा कि जब मैं ये कह रहा हूं कि हमारी कोर्ट एक पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स की फाइनल आर्बिटर है, उसके फैसलों पर पॉलिटिक्स देश की निर्भर करती है, तो मैं बहुत एग्जाम्पल्स दे सकता हूं। हिंदुत्व के जजमेंट ने 1993 में बहुत बड़ा बूस्ट और लेजिटिमेसी दी बीजेपी की आइडियोलॉजिकल पोजीशन को कि हिंदुत्व कोई रिलीजन नहीं है, ये एक वे ऑफ लाइफ है। इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने एसआर बुमाई के जजमेंट की एग्जाम्पल दी। अब मेरे दोस्त न जानते हो तो मुझे पढ़ाना पड़ेगा और लीगल अवेयरनेस में बताना पड़ेगा कि जिन दंगों का जिक्र हो रहा है ये पूरे कांग्रेस के इतिहास के दंगों का जिक्र नहीं। मेरी स्पीच को दोबारा सुन ले। एसआर बुमई की कॉन्टेक्स्ट में 1994 का जजमेंट है। बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के बाद जो दंगे हुए और उसके बाद भैरव सिंह शेखावत की राजस्थान की बीजेपी सरकार, शांता कुमार की हिमाचल प्रदेश की सरकार और सुंदरलाल पटवा की मध्य प्रदेश की सरकार डिसमिस कर दी गई। उस डिसमिसल को चैलेंज किया गया। वो एसआर बुमई में सरकार ने कहा डिसमिसल सही था 356 के तहत। आज की बात नहीं, मैं तो 1994-95 से कह रहा हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट ने जो इन 3 सरकारों को डिसमिस किया वो फैसले पे प्रश्न चिन्ह है। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। अगर दंगों की बात ली जाए तो महाराष्ट्र में मुंबई के दंगे बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के बाद के इन 3 राज्यों के दंगों से ज्यादा बड़े और भयावह थे या नहीं, मैं इतिहास कैसे बदल दूं। अहमदाबाद और सूरत में हुए दंगे बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के बाद के जो गुजरात में कांग्रेस की सरकार थी, मैं उसको कैसे बदल दूं। उन दंगों की बात हो रही है एसआर बुमई में जो बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के बाद हुए थे। अब फिर कहता हूं कि कांग्रेस रूल्ड गुजरात और कांग्रेस रूल्ड महाराष्ट्र में ज्यादा दंगे हुए थे। बीजेपी की 3 सरकारें जो राज्यों में थी उनमें आरएसएस पे बैन बेहतर लगाया गया था, बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट हुआ था। बेसिक स्ट्रक्चर को इस्तेमाल किया गया, सेकुलरिज्म को इस्तेमाल किया गया उस डिसमिसल को अपहोल्ड करने के लिए। अगर इन सरकारों का बेसिक स्ट्रक्चर में विश्वास नहीं था, सेकुलरिज्म में विश्वास नहीं था, मैं पहले लिख चुका हूं, आज से 30 साल पहले, तो उसकी रेमेडी सरकार डिसमिस करना नहीं था, पार्टी पर एक्शन लेना था। क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्ट्रेशन के समय सेकुलरिज्म में अपना विश्वास जताना पड़ता। अगर किसी का उसमें विश्वास नहीं तो इलेक्शन कमीशन को डी रजिस्टर करनी चाहिए वो पार्टी। राफेल की वर्डिक्ट की भी मैंने एग्जाम्पल दी और दे सकता हूं। इलेक्शन से पहले आई, क्योंकि सरकार के फेवर में आई तो सरकार की पॉलिटिक्स को इससे बल मिला, अपोजिशन के क्लेम को सेटबैक, पॉलिटिकल इंप्लीकेशन थे इसके।
बाबरी मस्जिद डिसीजन को सिर्फ सिविल डिस्प्यूट कह दिया जाए, ये सच्चाई नहीं होगी, उसके पॉलिटिकल इंप्लीकेशन थे, उसके पॉलिटिकल इंप्लीकेशन हैं। पेगासस की बात नहीं मैंने की थी, मैं पेगासस पे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की बात कर रहा था कि पेगासस पे जो ऑर्डर था जिसमें एक इंडिपेंडेंट प्रूफ की बात की गई थी, उसको मैंने कहा कि वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, और कोई बहुत बड़ी चीज आपको मालूम है एट द एंड उसमें नहीं हुई, लेकिन उसके पॉलिटिकल इंप्लीकेशन थे, उसको अपोजिशन की जीत मानी गई और सरकार के लिए सेटबैक माना गया। तो आपको ये पता चल गया। अभी देख लीजिए डिमोनेटाइजेशन का डिसीजन, जस्टिस नजीर लीड कर रहे थे इस बेंच को, अपहोल्ड किया गया, बहुत बड़ी पॉलिटिकल विक्ट्री थी सरकार की। शिवसेना का मैटर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट सुन रही है, जो भी फैसला आएगा उसके पॉलिटिकल इंप्लीकेशन होंगे। कई केसेस जो पॉलिटिकली सेंसिटिव हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुना, इधर लिस्टिंग नहीं हुई। 370, सीएए, इलेक्टोरल बॉन्ड, बात को समझने की कोशिश कीजिए कि कोई सरकार जजेस को अपॉइंट करने में क्यों इंटरेस्टेड होती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पॉलिटिक्स की दिशा तय करते हैं। प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी तो आज से 40 साल पहले लिख चुके हैं कि जजेस माने या ना माने, लेकिन हर फैसले में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई पॉलिटिकल एंगल आता है। Whether justices of the court like it or not, understand it or not, care about it or not, the plain fact remains that the court can be used for purely party political ends in certain situations beyond the control of the court. अक्सर अदालत उसमें कुछ कर भी नहीं सकती। कितनी पेटिशन यूनिफॉर्म सिविल कोड पे, यूनिफॉर्म मैरिज एज पे, यूनिफॉर्म डिवोर्स लॉ पे, कन्वर्जन पर, हिंदूज को माइनॉरिटी माना जाए, ये सारी पीआईएल्स जो हैं, ये एक खास तरह की पॉलिटिक्स की तरफ आपको लेके जाती हैं। अदालत का इस्तेमाल हो रहा है पॉलिटिकल मैटर्स पर। देखिए देश के संविधान में जजेस के अपॉइंटमेंट के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट की अगर एग्जाम्पल लूं तो आर्टिकल 124 में कहा कि हर जज जो सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंट होगा उसे राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा। सरकार के रोल को पूरी तरह नकार देना कैसे मुमकिन होगा? संविधान के विरुद्ध चला जाना कैसे मुमकिन होगा? एक संविधान के टीचर से कहा जाए क्योंकि आपको सरकार पसंद है या नापसंद है, उसकी वजह से संविधान की विवेचना बदल दूं, व्याख्या बदल दूं, ये तो बड़ी ज्यादती होगी। जजेस को राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे आफ्टर कंसल्टेशन with such judges of the Supreme Court and of high courts. सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट में राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे सलाह मशवरा के बाद। सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा कि कंसल्टेशन का मतलब ये नहीं, फर्स्ट जजेस केस में, कि राष्ट्रपति जो उनको राय दे जजेस उसको मानने के लिए बाध्य होंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा बाद में कि नहीं बाध्य होंगे। अब कंसल्टेशन का मीनिंग कंकरेंस तो विश्व की किसी डिक्शनरी में नहीं है। कोलिजियम के विरुद्ध एनजेसी पे जब संसद में बहस हुई
तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने एक जबान में, एक स्वर में बोला कि ये सिस्टम सही नहीं। लोकसभा में सर्वसम्मति से पास हुआ एनजेसी। कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया और जनता दल ने भी किया और समाजवादी ने भी किया और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी किया। किसी ने भी वोट नहीं किया एनजेसी के विरुद्ध लोकसभा में। इस फैक्ट को कैसे मिटा दूं? इसलिए पूछ रहा हूं कि मैंने अगर कहा कि लॉ मिनिस्टर मेंबर हो तो हंगामा है क्यों बरपा? मोटिवेटेड कैंपेन चलाने से काम नहीं चलेगा। तो खुली किताब, जो बोला पब्लिकली बोला, जो लिखा पब्लिकली लिखा। राज्यसभा में गया एनजेसी, फिर यूनानिमिटी, सिर्फ एक वोट विरुद्ध पड़ा राम जेठमलानी का। सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्ट्राइक डाउन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से जो राय राष्ट्रपति लेगा उसकी प्राइमेसी कंप्रोमाइज होती है एनजेसी। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो राय है उसकी प्राइमेसी बेसिक स्ट्रक्चर है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का एक नेसेसरी फैसेट है। अब फिर कंट्रोवर्सी हो रही है। बहुत लोग सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले और हाई कोर्ट के आ रहे हैं उनसे खुश नहीं। ये वो कॉन्टेक्स्ट है कि अगर हमें अपने सिस्टम को कोलिजियम के इंप्रूव करना है तो क्या क्या सजेशन हो सकते हैं जिससे वो इंप्रूव हो। आज के सिस्टम में कोलिजियम में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जजेस हैं। इस जजमेंट के बारे में तो एच.एम. शीरवाई ने लिखा कि ये नल एंड वॉइड है। मैं उस बहस में अपने व्यूअर्स को नहीं ले जाना चाहता। वो तो संविधान की क्लास में पढ़ा दूंगा कभी, जहां कई घंटे कोलिजियम सिस्टम पढ़ाऊंगा। लेकिन पूरे विश्व में कैसे जजेस अपॉइंट होते हैं? जब हमने संविधान बनाया तो सारी दुनिया के संविधानों को देख के बनाया। आज भी हम कोई आइलैंड नहीं है, सारी दुनिया गलत हो और हम सही हो ये जरूरी नहीं। अमेरिका में देख लीजिए, राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है जजेस को, फिर सीनेट में कंफर्मेशन हियरिंग होती है और सीनेट में जब वोट होता है तो आपको मालूम है पार्टी लाइंस पे होता है। यानी जजेस के नॉमिनेशन का एक्सक्लूसिव राइट राष्ट्रपति को है, सरकार को है। और इसीलिए अमेरिका में आप जानते हैं कि हम जानते हैं कि अगर रिपब्लिकन पार्टी ने नॉमिनेट किया है तो वो कंजर्वेटिव जज होगा और डेमोक्रेट्स ने किया है तो लिबरल होगा। इंग्लैंड में 2005 तक आपको मालूम है हाउस ऑफ लॉर्ड्स आपकी राज्यसभा की तरह है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ही सुप्रीम कोर्ट था, उनकी हाईएस्ट कोर्ट था इंग्लैंड की।
21 लॉ लॉर्ड्स हाईएस्ट कोर्ट थे इंग्लैंड की, और उसको प्रिजाइड करता था लॉर्ड चांसलर। जो मिनिस्टर है वो प्रिजाइड करता था। अब वहां सुप्रीम कोर्ट बन गई। आज भी वहां सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए प्रोसेस लॉर्ड चांसलर ही शुरू करता है, जो जस्टिस मिनिस्टर है, लॉ मिनिस्टर है कह लीजिए उसे। पहले उसकी रिकमेंडेशन पे क्वीन अपॉइंट करती थी या किंग अपॉइंट करते थे। उसकी रिकमेंडेशन पर प्रधानमंत्री किंग के पास भेजेंगे, अपॉइंट होता है। लॉर्ड चांसलर एक सिलेक्शन कमेटी कन्वीन करता है जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे, लेकिन और कोई जज नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट का, नॉन लॉयर होगा एक। और जो जुडिशियल कमीशन है वेल्स में, स्कॉटलैंड में, नॉर्दर्न आयरलैंड में, उसके रिप्रेजेंटेटिव होंगे। और ये जो सिलेक्शन कमेटी है ये कंसल्ट करेगी सीनियर पॉलिटिशियन से, इंटरव्यू होंगे, उसके बाद रिपोर्ट भेजी जाएगी लॉर्ड चांसलर यानी लॉ मिनिस्टर को। फिर वो भी कंसल्ट करेगा पॉलिटिशियंस को और जजेस को, और उसके पास वीटो है कि वो रिजेक्ट कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, सिलेक्शन कमेटी से कह सकता है रिकंसीडर करो। उसके बाद वो प्रधानमंत्री को भेजेगा, फिर मोनार्क के पास, किंग के पास जाएंगे और जजेस अपॉइंट। यानी इंग्लैंड में भी लॉर्ड चांसलर यानी मिनिस्टर का जजेस के अपॉइंटमेंट में रोल है। अमेरिका में राष्ट्रपति करता ही है। कनाडा को ले लीजिए, गवर्नर जनरल अपॉइंट करता है, एक्टिंग ऑन द एडवाइस ऑफ फेडरल कैबिनेट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मिनिस्टर ऑफ जस्टिस। मैं अध्यापक हूं, टीचर हूं, लोगों को कानून वो बताऊंगा जो कानून है या होना चाहिए। लोगों की ख्वाहिशों पे मैं कानून नहीं बदल सकता। जुडिशियल एडवाइजरी कमेटी है कनाडा में, वो जुडिशियल एप्लीकेशंस को इवेलुएट करती है। 17 जुडिशियल एडवाइजरी कमेटी हैं हर प्रोविंस में। लेकिन सरकार का बड़ा अहम रोल है कनाडा में भी जजेस के अपॉइंटमेंट में। जर्मनी को ले लीजिए, जर्मनी में एक सुप्रीम कोर्ट तो है, जर्मन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स से डील करती है। हमारे यहां भी बात होती रही है कि एक और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए या सुप्रीम कोर्ट की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होनी चाहिए। फिर एक फेडरल कोर्ट ऑफ जस्टिस है सिविल और क्रिमिनल मैटर्स की। फिर एक फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है, फेडरल लेबर कोर्ट है, फेडरल सोशल कोर्ट है, फेडरल फिजिकल कोर्ट है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के 2 चैम्बर हैं, सीनेट कहते हैं। हर सीनेट में 8 जजेस हैं। इलेक्शन प्रोसेस से जजेस अपॉइंट होते हैं। आधे जजेस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के इलेक्ट होते हैं जर्मन पार्लियामेंट से, और आधे जर्मन स्टेट्स
इसका मतलब वहां भी जो संसद है उसका रोल है। पाकिस्तान की एग्जाम्पल ले लीजिए, जो उनका कोलिजियम सिस्टम है उसमें पाकिस्तान का चीफ जस्टिस है, 4 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस होगा पाकिस्तान का, अटॉर्नी जनरल है, लॉ मिनिस्टर है, एक बार नॉमिनेट करेगी आदमी को, 9 में से 6 जजेस हैं मेंबर्स कोलिजियम के, एक वकील है, 2 सरकार के नुमाइंदे हैं, अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर। ये रिकमेंडेशन करके भेजते हैं एक संसद की कमेटी को। संसद की कमेटी में 4 मेंबर सीनेट से आएंगे जो उनकी राज्यसभा है, और 4 नेशनल असेंबली से आएंगे जो हमारी लोकसभा की तरह है। लेकिन 2 अपोजिशन नॉमिनेट करेगी, 2 रूलिंग पार्टी नॉमिनेट करेगी, यानी 8 में से 4 रूलिंग पार्टी के होंगे और 4 अपोजिशन के होंगे, और इनकी रिकमेंडेशन पे फिर जजेस अपॉइंट होते हैं। अगर इन्होंने 14 दिन के अंदर कोई रिकमेंडेशन नहीं दी तो ये मानी जाएगी कि अप्रूव कर दिया। लेकिन अगर संसद की कमेटी को कोलिजियम की रिकमेंडेशन को रिजेक्ट करना है तो 3/4 से करना होगा, यानी सरकारी मेंबर और अपोजिशन मेंबर दोनों राजी होंगे तभी कोलिजियम की रिकमेंडेशन रिजेक्ट होगी। ये वो कॉन्टेक्स्ट है जिसमें मैं कह रहा हूं कि आज जब हम ये देखते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एंजाइटी है कि सरकार साला साल कोलिजियम की रिकमेंडेशन पर अक्सर एक्शन नहीं लेती, कभी 3 साल, कभी 4 साल, कभी 2 साल, कभी बहुत जल्दी एक्शन लेती, 48 घंटों में भी अपॉइंटमेंट हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस। एक साथ 9 जजेस के अपॉइंटमेंट भी क्लियर हो गए थे चंद दिन के अंदर इसी सरकार में। अक्सर कई नाम भेजे, पिक एंड चूज कर लिए सरकार ने, कोई नाम ले लिया क्लियर कर दिया, कोई नाम क्लियर नहीं किया। ऐसी सिचुएशन में मैं ये समझता हूं कि ये कंसीडर किया जा सकता है कि लॉ मिनिस्टर भी कोलिजियम का हिस्सा बन जाए। उसके जो रिजर्वेशन है वो चीफ जस्टिस और 5 और जजेस हैं उनके सामने वो बताए। अगर वो कन्विंस हो गए कोई बात नहीं, कन्विंस नहीं हुए तो मेजॉरिटी से फैसला हो जाएगा। जब मेजॉरिटी से फैसला हो जाएगा तो सरकार उसको मानने के लिए बाध्य होगी, वीटो पावर खत्म हो जाएगी, वो प्रोसेस का हिस्सा बन जाएंगे। पूरी दुनिया में सरकारें जुडिशियल अपॉइंटमेंट में प्रोसेस का हिस्सा है, आज भी भारत में हिस्सा है, लेकिन आज वीटो पावर है। जबकि एमओपी ये कहता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने रीट्रेट किया तो सरकार बाउंड है। लेकिन कई केसेस ऐसे हैं कि कोलिजियम ने कई बार रीट्रेट किया तब भी सरकार ने अपॉइंटमेंट क्लियर नहीं किया। इस सिचुएशन को इंप्रूव करना है तो मैंने कहा मिडिल ग्राउंड, सच अक्सर बीच में होता है, एक्सट्रीम्स में नहीं होता। कोलिजियम सिस्टम में अच्छाइयां भी हैं, जुडिशियल इंडिपेंडेंस को ये प्रमोट करता है, जजेस बेहतर पोजीशन में हैं कि वो जाने कौन जज बनना चाहिए। लेकिन कुछ इनपुट सरकार के पास होते हैं, वो इनपुट भी जजेस के सामने मीटिंग में रखे जाएं, मिनट्स में आ जाएं। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, जो ओपेकनेस है कोलिजियम सिस्टम की वो खत्म होगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। और ये मानना कि सरकार के अपॉइंटेड जजेस इंडिपेंडेंट नहीं होते, ये भी पूरी तरह सच नहीं। कोलिजियम सिस्टम के आने से पहले सरकार जजेस को अपॉइंट करने का एक्सक्लूसिव राइट रखती थी, जबकि चीफ जस्टिस से कंसल्ट करती थी, अक्सर उसे ओवर रूल भी कर देती थी।
लेकिन आप देखें कि जो बड़े बड़े फैसले हुए हैं वो सरकार के खिलाफ हुए हैं, नेहरू के जमाने में भी और इंदिरा जी के जमाने में। कांग्रेस सरकार नेहरू की रिजर्वेशन के फेवर में थी, चंपाकम दुराई राजन में सुप्रीम कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया, सरकार को अमेंडमेंट लाना पड़ा। गोलकनाथ के केस में गवर्नमेंट अपॉइंटेड जजेस ने कह दिया कि संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार ही नहीं। आरसी कूपर के केस में 1970 में सुप्रीम कोर्ट ने 10-1 की मेजॉरिटी से इंदिरा जी का बैंक नेशनलाइजेशन का जो बड़ा प्रोजेक्ट था और डिसीजन था, उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। महाराजा माधवराव सिंधिया 1971 का केस, इंदिरा जी ने प्रीवी पर्सेस एबॉलिश कर दिए, बहुत बड़ा उनका यह फैसला था। सुप्रीम कोर्ट ने ह्यूज मेजॉरिटी से 9-2 के निरस्त कर दिया। ये गवर्नमेंट अपॉइंटेड जजेस। केशवानंद भारती में 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन उन जजेस ने प्रोपाउंड किया जो गवर्नमेंट अपॉइंटेड थे। और कौन भूल सकता है जगमोहन लाल सिन्हा, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज, जिसने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के इलेक्शन को क्वैश कर दिया। पाकिस्तान में भी आप देखेंगे कि जब से ये नया सिस्टम आया अपॉइंटमेंट का, पाकिस्तान के हर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए। इमरजेंसी के दौरान भी देश की 9 हाई कोर्ट्स ने कहा कि हैबियस कॉर्पस की रिट लाई करेगी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला दिया एडीएम जबलपुर में। ये जरूरी नहीं कि अगर सरकार की जुडिशियल अपॉइंटमेंट में से होगी तो जजेस इंडिपेंडेंट नहीं होगी। और मैं ये समझता हूं कि जब एनजेसी का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट दे रही थी, उसी में उनको एमओपी जुडिशियल ऑर्डर में लिख देना चाहिए था। जिस तरीके से पब्लिक से सजेशंस एमओपी पे मांगे गए, वो गैर जरूरी एक्सरसाइज थी। संविधानवाद ये डिमांड करता है कि कोई एब्सोल्यूट ना हो, किसी के पास अनलिमिटेड और एब्सोल्यूट पावर ना हो, चेक्स एंड बैलेंसेस हो, न एग्जीक्यूटिव के पास, न जुडिशरी के पास, न लेजिस्लेचर के पास। जुडिशियल अपॉइंटमेंट और जुडिशियल इंडिपेंडेंस जनता का अधिकार है, जजेस का अधिकार नहीं। जनता की स्टेक्स हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में। इसलिए कोलिजियम की प्रोसेस पे स्टेलमेट ना हो, उसका क्रिटिसिज्म ना हो, सरकार की उसमें भागीदारी अभी इनडायरेक्ट है, उसे डायरेक्ट कर लिया जाए। सरकार के रिजर्वेशंस को सुनकर देन एंड देयर उस पर 5 जजेस फैसला कर सकते हैं। कोलिजियम में 5 की जगह 6 हो जाएं और एक लॉ मिनिस्टर हो, अगर इन 5 को उसकी बात पसंद नहीं है तो मेजॉरिटी से तय होगा। मैं समझता हूं कि चीजों को भागने से काम नहीं चलेगा, सरकार को टोटली एक्सक्लूड करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि संविधान कह रहा है कि राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा आफ्टर कंसल्टेशन। और कोलिजियम में यह भी एक समस्या है कि हाई कोर्ट के जजेस को कोई रोल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट में नहीं है, वो भी मिलना चाहिए। यह भी एक समस्या है कि सुप्रीम कोर्ट में भी 2 तरह के जजेस हो गए, कोलिजियम जजेस, नॉन कोलिजियम जजेस, हिरार्की हो गई है। उसको कैसे खत्म किया जाए, उस पर भी कुछ सोचो विचार होना चाहिए। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। और क्योंकि एहसास हो रहा है कि अभी और अवेयरनेस की जरूरत है, इसलिए हम लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज के दोबारा से वीडियो बनाने की प्रोसेस अब शुरू कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।